हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रदीप कैसे हो? आवाज आ रही प्रदीप? सभी बताएंगे आवाज आ रही है या नहीं यार? हाँ भाई, कमेंट्स प्लीज। आवाज आ रही है या नहीं यार? ऐप पर जुड़े हो कि नहीं भाई? मिस्टर आकाश कश्यप, आशा कश्यप, आप ऐप पर जुड़ी नहीं है क्या? देखिए बच्चे जुड़ रहे हैं। प्रदीप जुड़ गए, सुरेश जुड़ गए, मनोरमा जी जुड़ गई। देखो भाई, मनोरमा, सुरेश, आप सभी लोग जरा ग्रुप पर लिख दें कैसे क्लास ऑन हो रही है। ये ऐप पर जुड़े नहीं है क्या? जुड़े तो होना चाहिए। कैसे ऑन होना? मनोरमा जी, आवाज आ रही है कि नहीं? सुरेश, आप सभी कमेंट कर दीजिए। सुरेश, मनोरमा जी, इतिहास के ग्रुप पर आशा कश्यप हैं जो ऐप खोल नहीं पा रही हैं, तो आप सभी जरा सा उन्हें गाइड करिए। आवाज आ रही है? वो कह रही है कि ऐप नहीं खुल रहा। आशा कश्यप जी, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं इस समय, तो आप देख लीजिए फिर से बंद करके, नहीं तो फिर कोचिंग में फोन करिए। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चल रहा है आपका ऐप? यहाँ क्लास में पढ़ा रहा हूं और कई बच्चे जुड़े हैं। चलो दोस्तों, आप सभी ने देखा, एक मैंने आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस लगा रखा है, जो भारत के विभाजन पर आधारित है, जिससे 2021 एडी में 2021 एडी में वर्तमान मोदी सरकार ने इसे मनाने का निर्णय लिया। और इसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग, इसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। इसमें 10 लाख लोग मर गए जो डायरेक्ट एक्शन के तहत दंगा हुआ था। तो इसमें कौन बता सकता है कि जो डायरेक्ट कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन कार्यवाही कब शुरू की थी? कोई बताएगा कब शुरू किया था? जुड़ तो गई भाई आशा जी, आप जुड़ गई। भाई सारे बच्चे बताएं। हाँ, 16 अगस्त
डायरेक्ट एक्शन के तहत 16 अगस्त 1946। क्लियर है? कंफर्म है? ठीक है। सभी आ गए? सुष्मिता जी भी आ गई। आइए, तो आज इस पर मैंने एक वीडियो बनाई जो मैंने कहा आपको भी शेयर कर दें, तो ये हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं, आशा जी आज आप पहले दिन जुड़ी हैं क्लास में, तो पहली चीज तो पिछले सारे जो प्राचीन भारत लगभग कंप्लीट हो गया है और उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पर लगा है क्रम से, प्रागैतिहासिक काल से। तो उसे अपने सिस्टम से पढ़िए। तैयारी आप किसकी कर रही हैं ये भी बता दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन किया हो मनोरमा जी, रिकॉर्डिंग ऑन किया हो। और सुबह के मॉर्निंग मीटिंग में आप जो पुराना वीडियो है उसको देखा करिए। और इवनिंग में जी कोई बात नहीं, बढ़िया टीजी टिकले, बढ़िया जुड़िए। चलिए, और इवनिंग में आप लाइव क्लास से रहा करिए। आज विलंब हुआ, वैसे 6:15 तक क्लास के लिए तैयार रहा करिए। आज पब्लिक क्लास थी इसलिए मैं थोड़ा सा विलंब में रहा। आइए, आज मैं टॉपिक मेडाइवल इंडिया की शुरुआत करूंगा। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो कुल कितने मुस्लिम आक्रमण हुए, कितने लोग बताएंगे? भारत पर मुस्लिम शासकों के कुल कितने आक्रमण हुए? नमस्कार श्री जी, समझ रही हैं आशा जी? आप हमारा मैसेज समझ पाई? प्राचीन काल पूरा प्रागैतिहासिक से लेकर पूरा पढ़ा चुका हूं, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो लाइन बाय लाइन रखा है और अभ्यास प्रश्न भी है। तो आप उसे आराम से मॉर्निंग में देखा करिए। मॉर्निंग में, इवनिंग में लाइव क्लास से 6:20 से तैयार रहा करिए। ठीक है, आज विलंब हुआ पब्लिक क्लास। तो अभी सारे के सारे लोग हमें बताएंगे भारत पर कितने मुस्लिम आक्रमण हुए। सभी लोग, सारे जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, ए टू जेड सभी लोग। श्री जी, सुष्मिता, आशा, शशि, मनोरमा, सुरेश और प्रदीप, ऑल ऑफ यू। सीखा है नहीं तो अब तक कुछ न कुछ दिमाग लगा लेते। आप सभी बताइए कितने मुस्लिम आक्रमण हुए, कितनी मुस्लिम शक्तियों के आक्रमण हुए?
चल रही हैं, सभी जुड़े हैं, 8-10 लोग जुड़े हैं क्लास में। तुम बैग जाके देखो उसको, क्लास को। हाँ भाई बताइए आप लोग। नोट्स भी है, दे देंगे, सारा दे देंगे। जी जी जी, दी अक्सा जी, पूरा नोट्स भी मिल जाए, पूरा नोट्स भेज दें, ठीक है। पूरा नोट्स भी दे। 17 बार आक्रमण किया, अरे भगवान, मैं कह रहा हूं कितनी मुस्लिम शक्तियों ने आक्रमण किया, कितनी मुस्लिम शक्तियों ने आक्रमण किया, मैं पूछ रहा हूं। क्या भैया मनोरमा जी ने 17 बार हिम्मत जुटाई, और सारे बहादुर कहां हैं? अरे यार बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। ये तुम्हारे मोबाइल की समस्या है, अपना सही कराओ। पांच बंद सुनो, वाह भाई क्या बात। देखो ध्यान से, कुल 3 मुस्लिम शक्तियों ने आक्रमण किया। अरब आक्रमण माने अरबी मुसलमान पहले थे, फिर तुर्कों ने आक्रमण किया, तुर्क आक्रमण, फिर चगताई तुर्क आक्रमण, चगताई तुर्क अर्थात मुगल आक्रमण, है ना। चगताई तुर्क या मुगल आक्रमण, याद आया? अरे भाई तुम लोग कहां चले जाते। अरब आक्रमण, अरबों में आइए, मोहम्मद बिन कासिम, यहां 2 तुर्क आक्रमण हुए हैं, गजनी और गोर। गजनी के तुर्क और गोर के तुर्क, दोनों अफगानिस्तान। और ये वाले कहां के थे? मुगल, उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान। अर्थात ये दोनों गजनी और गोर कहां के हैं? अफगान, अफगानी तुर्क। ये उज्बेकिस्तान के तुर्क, और ये कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। क्या कंफ्यूज हो गए?
तो 5 वंश हैं, 5 वंश। ये शिखा क्लास में जुड़ नहीं पा रही है, डिस्टर्ब कर रही है, बार बार मैसेज की है, इसलिए आप सभी को मैं रेगुलर नहीं पढ़ा पा रहा हूं, है ना। शिखा जुड़ नहीं पा रही, कुछ उसका टेक्निकल इशू है ना, इसलिए बार बार मोबाइल पर मैसेज कर रही है, ठीक है। तो बेटा ध्यान से समझ में आ गया, अरब, तुर्क और चगदाई तुर्क, ये 3 आक्रमण मुसलमानों के हुए और इन्होंने देखते ही देखते लगभग इन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि यह अरब कहां तक थे, अरबों की सफलता कहां तक थी, सिर्फ सिंध तक, सिर्फ सिंध तक ये सफल हुए, सिंध तक सफल ओनली। जबकि गजनी और घोर के तुर्कों की जो दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई, यह लोग पूरे दक्षिण भारत में पहुंच गए। एक समय आप बता सकते हैं कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है? पहला मुस्लिम शासक कौन है, बताइए। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है, कौन बताएगा? ये लो, जुड़ गई शिखा महारानी, शिखा महारानी जुड़ गई आप, एकदम पूरा हड़कंप मचा के रख दी। गलत ऐप खोल रही थी ना, क्यों जी शिखा? गलत ऐप खोल रही थी लगातार ना। अच्छा, गजनवी कहां तक पहुंच गया था पूरे भारत में? तुम लोग ऐसी गड़बड़ी करते हो यार। चलो बंद करो अपना बताना, गड़बड़ है सब। आइए भारत की रूपरेखा को दिखाते हैं इस समय, देखिए ध्यान से। ये भारत का मानचित्र है उस समय का। लगभग मिलता जुलता भारत ये है, श्रीलंका ये आज का पाकिस्तान है, और इधर ये अफगानिस्तान है, ये आज का बांग्लादेश है। तो आप सभी अच्छी तरीके जानते हैं कि इसमें क्या स्थिति रही। चलिए अब ये देखिएगा, इस जो मैप को मैंने बनाया है भारत पर अरबों का, तो भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ने से पहले आपको इस्लाम के उदय के बारे में जानना होगा। इस्लाम का उदय, तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि इस्लाम का उदय अरब क्षेत्र में हुआ। अरब क्षेत्र में कहा? मक्का और मदीना। मक्का एवं मदीना में तुर्कों मुस्लिम माने इस्लाम का उदय होता है, जहां मोहम्मद साहब का जन्म होता है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 के आसपास मक्का में होता है ना। और यहीं से इस्लाम तेजी से फैलता है। खलीफा उस्मान के समय एक प्रश्न आता है कि भारत का भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण किस खलीफा के समय में हुआ था, बता सकते हैं आप? तो खलीफा उस्मान ने, खलीफा उस्मान के समय, सॉरी खलीफा उमर के समय, खलीफा उमर के समय सबसे पहला आक्रमण हुआ था। तो भारत का अरबों पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था यदि आपसे पूछा जाए, तो प्रथम आक्रमण यदि आपसे पूछा जाए किस खलीफा के समय में कहां हुआ था,
तो खलीफा उस्मान के समय में, उमर ने तैयार नहीं, सॉरी, उमर के समय, खलीफा उमर, खलीफा जो उमर का समय है वो इसी के समय 634 से 648 के बीच में अटैक हुआ था, है ना। इनके समय में जो आक्रमण हुआ था उमर के समय में, अरब सागर के माध्यम से कोंकण क्षेत्र पर आक्रमण। कहां हुआ था? कोंकण, ये माने महाराष्ट्र का जो कोंकण क्षेत्र, कोंकण क्षेत्र पर आक्रमण हुआ। तो मैंने आपको बताया कि इस आक्रमण को वातापी के शासक विक्रमादित्य के जो सूबेदार थे, सरदार सामंत, है ना, जय सिंह, उसका जो भतीजा था पुलकेशी, पुलकेशी ने इस आक्रमण को विफल किया। कोंकण क्षेत्र पर प्रथम आक्रमण हुआ था, जहां, है ना, विक्रमादित्य के भतीजे, है, विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी माने चालुक्य शासक विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी, पुलकेशी नहीं, पुलकेशी ने परास्त किया। तो सबसे पहला जो आक्रमण अरबों का भारत पर हुआ था वो अरब सागर के माध्यम से कोंकण क्षेत्र पर हुआ था, जहां इन्हें हरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आज से ही मेडाइवल, ये मेडाइवल की फर्स्ट क्लास, आशा जी आज मेडाइवल की फर्स्ट क्लास, पहली क्लास, एकदम सही आपने देखा। इसका मतलब बेसिक इतिहास पता है, ठीक है भाई। तो ये फिर से ध्यान रखिए, भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण खलीफा उमर के समय में अरब सागर के माध्यम से कोंकण क्षेत्र पर हुआ था, जहां चालुक्यों के विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने उन्हें परास्त कर भगा दिया। इस उपलक्ष्य में उसे उपाधियां भी दी गई थी, ये मैं पहले ही आपको शेयर कर चुका हूं। कोई बात, चलो ये क्लियर हो गई इतनी बात। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, या है कोई प्रॉब्लम? यहां कोई दिक्कत? सारे बच्चे बताएं। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने कहा कि आप सभी को बता दें, अन्यथा आप सभी फंस जाएंगे और फिर कभी समझ नहीं पाए। कुछ ज्यादा पढ़ाया ही नहीं हो अभी ज्यादा पढ़ाया हो क्या हूं? तो अरबी सबसे पहले भारत में व्यापारी के रूप में आए थे मालाबार तट क्षेत्र में। फिर से सुन, हमने अभी पढ़ाया कुछ भी नहीं, जीरो है, समझ लो। सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ाया? कुछ नहीं पढ़ाया। सबसे पहले हमने विभीषिका माने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की जानकारी दी। भारत, ये सबसे बड़ी त्रासदी है विश्व में, लगभग 14.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे, 10 लाख लोग मारे गए थे। यहीं से मैंने शुरुआत की थी। इसे मनाने का निर्णय 2021 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था और इसने देश पे बहुत बड़ा असर डाला। तो इस पर मैंने चर्चा की बस, क्योंकि आज विभाजन विभीषिका दिवस है। कब से मनाया गया? 2021 से। ये जीके है, कभी भी इतिहास से पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने कहा भारत पर मुस्लिम आक्रमण, कुल 3 मुस्लिम आक्रमण हुए। एक अरबों का आक्रमण, एक तुर्कों का आक्रमण। तुर्क मुसलमान अफगानिस्तान के थे, गजनी के तुर्क और गोरखे ये भी आए।
आगे चल के खलज प्रदेश के भी तुर्क थे जो इसी में आ जाएंगे, है ना। तो चगताई तुर्क जो आप मुगल कहलाए, ये उज्बेकिस्तान के थे, इनका आक्रमण हुआ और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा पढ़ाया, आज ज्यादा पढ़ा कहां पाया। ठीक है, फिर ये मैंने मैप आपके सामने रखा, आप सब इस समय आ ही चुके हैं। ये देखिए अरबों का आक्रमण बेसिकली बताया, मक्का एवं मदीना में अरबों का इस्लाम का उदय हुआ मोहम्मद साहब के नेतृत्व में। ठीक है, वहां से फिर ये अपना विस्तार शुरू कर दिए और विस्तार के पश्चात इन्होंने, है ना, भारत में भी नजर गड़ाई। पहले ये भारत में बिजनेसमैन के रूप में आए थे और मालाबार तट पर बिजनेस करते थे। शुरुआत में इनकी चर्चा होती, शुरू मतलब संगम काल में भी आप इनकी चर्चा प्राप्त कर सकते हैं, संगम काल में भी आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने हिम्मत जुटाई, खलीफा उमर के समय 3634 से 48 के समय तक, 34 के आसपास कोंकण क्षेत्र पर अरबों का पहला क्वेश्चन बनाया मैंने, भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण कब हुआ, तो 634 के आसपास खलीफा उमर के समय में जो असफल था। क्यों असफल हुआ? क्योंकि चालुक्य शासक विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने उन्हें परास्त कर भगा दिया। यही इतनी बात आज भी हो। अब हम पूरी बेसिक जानकारी आपको देंगे, है ना। अरबी कहां सफल हुए? ओनली सिंध, यही अरब वाले सिंध तक इनका अधिकार रहा, सिंध क्षेत्र में ही इन्हें सफलता है। क्यों? क्योंकि इस इलाके में मजबूत प्रतिहार बना, प्रतिहारों ने इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। एक जीके और समझिएगा, एक प्रश्न आता है, पढ़ा चुका मैं आपको, कि अरबों से भारत के किस राजवंश ने मित्रता स्थापित की, अपने राज्य में प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया, मस्जिदें बनाने की अनुमति दी? कौन सा राजवंश था? क्यों? क्योंकि वो गुर्जर प्रतिहारों से चिढ़ता था, गुर्जर प्रतिहारों को हराना चाहता था और इसीलिए अरबों से मित्रता कर ली। ये जल्दी जल्दी बताइए आप, तब मैं लिखूं, अगर आपको नहीं आएगा तभी मैं लिखूं। अरबों से मित्रता करने वाला भारतीय राजवंश कौन सा? जल्दी से बताएं भाई, अब से रेगुलर शुरू हो जाएगा। अभी आज तो पहली क्लास थी शुरू करने में। कोई बता सकता? कोई बताएगा? नोट, राष्ट्रकूटों ने पढ़ाया भी था, क्योंकि ये गुर्जर प्रतिहारों के दुश्मन थे। वो राष्ट्रकूट महाराष्ट्र में थे, गुर्जर प्रतिहार यहां। राष्ट्रकूटों ने गुर्जर प्रतिहारों के विरुद्ध अरबों से मित्रता की, प्रशासन में स्थान दिया, मस्जिद बनाने की अनुमति दी। ध्यान रख, तो गुर्जर प्रतिहार थे जिन्होंने राष्ट्रकूटों को हमेशा हराया करते थे, तो राष्ट्रकूट इनसे बदला लेने के लिए अरबों से मित्रता किया। इसके बावजूद राष्ट्रकूट प्रतिहार इतने दमदार थे कि अरबों को यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया, यहीं पर सिंध तक अरब रहकर सिमटे। ठीक है, हालांकि इस्लाम की शुरुआत तो हो ही गई भारत में और जजिया जैसा घृणित कर भी यहां पर लग गया। ठीक है, तो अब आइए बेसिक जानकारी देते हैं हम। ठीक, ठीक है, अरबों की जानकारी, अरबों के आक्रमण की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है?
तो आप अच्छी तरीके जानते हैं एक ही किताब सबसे मशहूर है, चचनामा। चचनामा चचनामा किताबुल फुतूह अल बलदान, किताब फुतूह अल बलदान, इससे भी जानकारी मिलती है। तारीख सिंध, इससे भी जानकारी मिलती है। कलीला दिमना, कलीला दिमना, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद। चचनामा आप अच्छी तरीके जानते हैं। चचनामा का लेखक अज्ञात है, अज्ञात लेखक ने। किताब फुतूह अल बलदान किसने लिखी? यह है बिलादुरी, बिलादुरी की रचना है। तारीख सिंध अकबर के समय में लिखी गई, मीर मोहम्मद मासूम द्वारा। मीर मोहम्मद मासूम की रचना है अकबर काल, अकबर काल में लिखी गई। ठीक है। अब आइए जरा चचनामा की चर्चा कर दें। चचनामा का कई लोगों ने ट्रांसलेट किया। यह मूल रूप से अरबी में लिखी गई, यह मूलतः अरबी में रचित है, लेकिन इसका राइटर कौन है किसी को नहीं पता। अब चचनामा का ट्रांसलेट, चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? अल-कूफी, मोहम्मद बिन अबू बकर अल-कूफी। शॉर्ट लिखते हैं अबू बकर अल-कूफी। किसने किया था? किसके दरबारी था ये? नासरुद्दीन कुबाचा का फारसी में अनुवाद। नासिरुद्दीन कुबाचा का दरबारी इसके द्वारा हुआ। और चचनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चचनामा का इंग्लिश में यूएम दाऊद पोटा, इसी चचनामा का फारसी वर्जन अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो आपको आंसर बताना है। क्या बताएंगे आप? यूएम दाऊद पोटा, यूएम दाऊद पोटा इसका इंग्लिश वर्जन है। इस तरह से आपने इनकी जानकारी का प्रमुख समझ लिया। जैसा कि पहले ही बताया कि सबसे पहले यहां पर आपने कोशिश की। आइए अब अरब आक्रमण से पहले सिंध का हम प्रारंभिक इतिहास आपसे चर्चा कर दें। सिंध का प्रारंभिक इतिहास चर्चा कर दिया जाए बेटा, हैं? बोलो भाई।
किसी भी दिक्कत? आ जाओ। सिंध का प्रारंभिक इतिहास। अगर आप बाणभट्ट की बात करेंगे हर्षवर्धन के समय, बाणभट्ट के अनुसार यहां शूद्र वंश का शासन, हर्षवर्धन काल में सिंध में शूद्र वंश का शासन, और यह शासक बौद्ध मतानुयायी, बौद्ध मतानुयायी, बौद्ध मत को मानता था। अब आइए शूद्र वंश में राजा सहसी राय का उल्लेख है। इसका जो शासक है सहसी राय, सहसी राय का उल्लेख मिलता है। सहसी राय का बेटा साहिसरास, 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 फिर साहिसरास का बेटा राय साहसी द्वितीय, राय साहसी द्वितीय सेकेंड, है ना, ये आया, है ना। अब कहते हैं कि इसी का ब्राह्मण मंत्री, इसी का ब्राह्मण मंत्री चच था। राय सहसी का ब्राह्मण मंत्री चच ने इसकी हत्या कर अधिकार कर लिया। एवं इसकी एक पत्नी, कई पत्नियां होती थी, एक पत्नी से विवाह भी कर, विवाह किया। हाँ, अब इस चच के दो बेटे, चच के पुत्र, ध्यान से सुनो, चच के पुत्र, इसके दो पुत्र, कौन कौन? एक हुआ दाहिर और दूसरा दाहरशिप, दाहिर और दूसरा दाहरशिप। तो यही शासक बना, ये शासक, ठीक। इसी के समय में अरबों का आक्रमण, इसी के समय में 711 12 एडी में सिंध पर अरब आक्रमण, अरब आक्रमण, ठीक है, ठीक, ध्यान से सुनो। हर्षवर्धन काल में माने जानकारी मिलती है, यहां शूद्र वंश का शासन था, बौद्ध मतानुयायी शासक था, और सहसी राय का नाम मिलता है। इसके बाद इसका बेटा, फिर इसके बेटे, इसका मंत्री चच ने मार दिया। इसके बाद इसके दो बेटे हैं दाहिर और दाहरशिप। दाहिर शासक बना। इसी दाहिर के समय, इसी दाहिर के समय में क्या होता है कि यहां पर अरबों का अटैक हो जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाएं। चलो अब चलिए बात करते हैं कि कैसे हमला हुआ। सिंध पर अरब आक्रमण सामान्य रूप से आपको जानना है। तो सिंध की राजधानी क्या थी उस समय? राजा और राजधानी, तो शासक
राजा दाहिर और इसकी पत्नी, राजा दाहिर की पत्नी रानीबाई, रानीबाई, ठीक। इसकी राजधानी एलोर थी। क्या थी? एलोर। एलोर राजधानी। आइए, खलीफा वाजिद की आज्ञा से अरबी स्वर बगदाद के गवर्नर अल हज्जाज लिखना बाद में रिकॉर्ड हो रहा, लिखने की आदत मत डालो, अभी फंस जाओगे नहीं। इसका रिकॉर्ड हो रहा है, ऐप पर लोड करूंगा, जो छूटेगा वहां से लिखना। तो पहला हमला कासिम से पहले किसे भेजा था? अल हज्जाज ने सर्वप्रथम किसे भेजा था? उबैदुल्लाह और वर्दुल। अल हज्जाज ने 711 ईडी में उबैदुल्लाह एवं वर्दुल के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसे दाहिर ने परास्त किया। तो दाहिर पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो उबैदुल्लाह और वर्दुल ने किया, जिसे दाहिर ने हरा दिया। अब आइए, इनका जो दूसरा आक्रमण होता है वो सफल होता है ना। अल हज्जाज ने अपने भतीजे एवं दामाद भी था, यही 17 साल का दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो यही कासिम सफल हुआ और इसी कासिम ने उसे हराया, है ना। ठीक है, कासिम को तत्पश्चात भेजा था, है ना, मकरान तट के सहारे, जहां प्रारंभिक उसने जो विजय प्राप्त की थी मकरान तट से। ठीक है भाई। क्लियर है, ये अटैक हुआ। अब इसने कैसे विजय प्राप्त की, अब देखो ध्यान से।
युद्ध जो प्रमुख होता है वो होता है रावर का युद्ध। निर्णायक युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध, छोटे मोटे लड़ाइयां होती रही, जो निर्णायक युद्ध है वो है रावर का युद्ध, है ना। रावर का युद्ध दोनों के बीच होता है जिसमें निर्णायक रूप से हार जाते हैं। ये 20 जून 712 एडी में यह युद्ध हुआ था, रावर का युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था समझना, हाँ? राजा दाहिर वर्सेस, है ना, वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। परिणाम, राजा दाहिर लड़ता हुआ मारा गया, उसकी विधवा रानी बाई ने भी युद्ध किया, और अंततः जौहर व्रत कर लिया। जौहर समझते हो ना, आत्मसम्मान बचाने के लिए आत्महत्या, जौहर व्रत कर लिया, माने उन्होंने आत्महत्या कर ली एक तरीके से अपना सम्मान बचाने। अब अरबों की विजय का महत्वपूर्ण कारण क्या था, है ना, दो अलग हथियार प्रयोग कर। विजय का प्रमुख इसका जो कारण रहा है क्या है, ध्यान से सुनना। दो हथियारों का प्रयोग किया जो भारतीय इसको नहीं जानते थे पहले, आज के युग वाले नहीं जानते, ठीक है। मंजानिक एवं नाफ्ता का प्रयोग, नाफ्ता का प्रयोग। नाफ्ता क्या था, ध्यान रखना, आग का गोला माने ज्वलनशील पदार्थ था। नाफ्ता तरीके से ज्वलनशील, अरब का वही पेट्रोल समझ लो, ज्वलनशील पदार्थ, इसी का प्रयोग कर लिया। और मंजनिक ये गोला फेंकती थी, क्या फेंकती थी, गोला, पत्थर फेंकने का अस्त्र, इसे ही मैंगोनेल्स कहते हैं, मैंगोनेल्स अर्थात पत्थर। अरे पहले आपने पढ़ा है इसको, अजातशत्रु ने भी बनाया था, पत्थर फेंकने की मशीन कह लो या औजार कह लो, तो अजातशत्रु ने भी इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया था। इन्हीं दोनों चीजों के प्रयोग से इनकी विजय सुनिश्चित हो गई। अब मोहम्मद बिन कासिम को किसने मदद दी थी, किस भारतीय शासक ने मदद दी थी, किस भारतीय शासक ने मदद दी थी, मोहम्मद बिन कासिम को किसने मदद दी थी, भारतीय सामंत। किस मदद करता भारतीय सामंत कौन था, कोई बता पाएगा, भारतीय सामंत जिसे कहते किसने इसको मदद दिया, क्योंकि दाहिर से नाराज थे। मोका नामक भारतीय सामंत ने राजा दाहिर की मदद कर दी, इसलिए कर दी क्योंकि वह उससे नाराज था। इसके अलावा जाटों और बौद्धों ने भी, इसके अलावा जाट और बौद्धों ने भी इसकी सहायता, क्योंकि सभी राजा दाहिर से चिड़े हुए थे। मोका, इसके अलावा जाट
एवं बौद्धों ने कासिम की मदद की। माने सब चिढ़े रहते थे ना भाई, सभी राजा दाहिर से चिढ़े हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम की मुंह का जाट सरदार था, इसके अलावा बौद्ध कुछ अनुयायियों ने भी उनकी मदद की थी, है ना भाई। तो इस तरह से आपने देखा कि ये शुरुआत हो गई सिंध पर अधिकार को लेकर। रावर के बाद ये ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया। यहां दाहिर का पुत्र जयसिंह ने लड़ाई लड़ी। अब रावर जीत लिया। रावर के बाद कहां पर अधिकार किया? मोहम्मद बिन कासिम रावर के पश्चात ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया, जो प्रमुख शहर था वहां का। यहां मोहम्मद बिन कासिम से किसने लड़ा? ब्राह्मणाबाद में राजा दाहिर के पुत्र जयसिंह ने युद्ध किया, परंतु परास्त हो। कहते हैं कि इसी के बाद, इसी युद्ध में, इसी के पश्चात राजा दाहिर की दूसरी पत्नी लाडी से उत्पन्न दो पुत्रियों सूर्या व परमल को कासिम ने गिरफ्तार कर खलीफा वाजिद के पास भेज दी। ठीक है, यही है भाई। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाएं। बस इसके बाद ये मुल्तान गए और मुल्तान पर इन्हें इतना सोना मिला कि इसे स्वर्ण नगर कह दिया, है ना। तो अब ब्राह्मणाबाद के बाद इनकी लड़ाई कहां पर हुई? मुल्तान, है ना। इसे जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने इसका नाम स्वर्ण नगर रख दिया, क्योंकि यहां से बहुत सोना प्राप्त किया। तो इसी का नाम, मुल्तान का नाम उन्होंने क्या रख दिया भैया? स्वर्ण नगर, क्योंकि यहां पे सोना ढेर सारा उन्हें प्राप्त हुआ। सोने का नगर या स्वर्ण नगर, ये 713 में इन्होंने यहां पर प्राप्त किया। ठीक, इसे मुल्तान को 713 में उन्होंने जीता। इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार
अरब सिंध में मुल्तान पाकिस्तान में है भैया, ससीरा है? ठीक, मुल्तान जो है आज पाकिस्तान में है। ठीक, पाकिस्तान। ओके, तो अब आप क्लियर हो गए। मोहम्मद बिन कासिम रावर जीतने के पश्चात ब्राह्मणाबाद गया, जहां ब्राह्मणाबाद में राजा दाहिर के पुत्र जयसिंह ने युद्ध किया, वह भी मारा गया, शहीद हुआ। इसके बाद राजा दाहिर की दूसरी पत्नी लाडी भी लड़ाई लड़ी और वो मारी गई। अंत में लाडी की दो पुत्रियां सूर्या और परमल को उसने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें खलीफा के पास भेज दिया गया। यही तुर्कों का तरीका था कि भारतीय हिंदुओं पर अधिकार करते थे और उसके बाद राजाओं की हत्या कर, राजकुमारों को हत्या कर, उनकी पत्नियों और बहनों आदि को, बेटियों को गिरफ्तार करके या तो अपने सरदारों से विवाह कर देते थे अथवा अरब क्षेत्र में भेज देते थे, इस्लाम बढ़ा देते। ठीक है, और अंत में ध्यान से सुनिए, अंत में कहते हैं कि खलीफा वाजिद ने ही इसको मरवा दिया, मोहम्मद बिन कासिम को। क्योंकि कहानी यह बताई जाती है कि जो दोनों लड़कियां गई, सूर्या और परमल, इन्होंने खलीफा को बताया कि हमारे पास भेजने, भाई वाजिद खलीफा के पास भेजने से पहले उसने हमारे सील भंग कर दिया है, एक तरीके से कह सकते हो आप, बलात्कार कर दिया है, तो आपके पास उसने हमें भेजा है, पहले उसने स्वयं हमारा उपभोग कर लिया। इससे बड़ा नाराज हुआ वाजिद और कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को बुलाकर इसकी खाल उधड़वा कर मरवा दिया, खाल उधड़वाकर चौराहे पर लटका दिया। तो जो जैसा करता है उसका अंत भी उसी तरीके होता है। तो ये एक शुरुआत थी जहां भारत में तुर्क माने मुस्लिम प्रवेश करने में सफल हो गए। कहीं कोल्हू कहते हैं, कहीं कहते हैं कि उसका खाल उधड़वाकर उसमें जो है भूसा भर दिया, फिर हार। तो ये अलग अलग कहानियां हैं और इस तरीके की बात बताई जाती। बिल्कुल बिल्कुल यही सीक्वेंस है ना, रावर, ब्राह्मणाबाद, मुल्तान। हालांकि इसमें और भी डिटेल में जब जाएंगे तो कई चीजें मिल जाती हैं। देवल जीता, सहवान जीता, सिसम जीता, ब्राह्मणाबाद, फिर हाल, और रावर मेन है, वो आपको मैंने बता दिया। तो बस यहीं तक आज रहेगा। इसके बाद कल फिर क्लास होगी, देखेंगे। एलोर तो पहले ही था भाई, रावर ही जीत कर तो एलोर पहुंचे। सीखा, रावर ही जीत कर तो एलोर पहुंचे भैया। बस अब इसके समय में और क्या क्या था। मोहम्मद बिन कासिम जब मार दिया गया उसके बाद कौन राजा हो? खलीफा का नाम नहीं लिखा क्या? तुम देखती हो सिखा, या क्या लिखा? खलीफा ने मरवाया था। कहानी सुना दिया ना, खलीफा ने मरवाया। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, खलीफा वाजिद ने मरवाया। ये इतनी पूरी कहानी खत्म हो गई। बस कुछ बेसिक चीजें हैं, इस पर कल चर्चा हो जाएगी। मोहम्मद बिन कासिम को जब सत्ता से हटा दिया गया, फिर कौन राजा बना था? अरबों का फिर कौन राजा बना? कोई बताएगा? मोहम्मद बिन कासिम की हत्या के पश्चात सिंध का अरबी शासक है, सिंध के अरबी शासक। अब इन्हें क्रमशः मैं बता दे रहा हूं, क्रमशः कौन कौन बने। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम,
ये जब हटाया गया तो अगला बनता है जुनैद, सॉरी जुनैद नहीं, याजिद या जुनैद, सही तो है, इसे याजिद अथवा इसी को जुनैद कहते। फिर जुनैद जब हटा, अंतिम जो अरबी शासक था सिंध का वो हबीब, हबीब। ये क्रम है, ये अरबी शासकों का क्रम है। ठीक भाई, बस बाकी कल्चरल प्रोग्राम कल बात करूंगा। ठीक भाई, कल्चर के बारे में कल बात होगी। कोई दिक्कत किसी को तुरंत कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए जिसे भी दिक्कत हो। सारे लोग जिसे भी जहां दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए फटाफट, जिसे भी जहां भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए। जैसा कि पहले ही बता दिया, कुछ बड़ा नहीं। आज सबसे पहले विभाजन, विभीषिका, स्मृति दिवस की चर्चा हुई। तत्पश्चात हमने मैप बनाया, सॉरी अरब, तुर्क और 3 मुस्लिम अटैक भारत में हुए। उसके बाद हमने बात की, है ना, यह अरबों का अटैक था। पहला अटैक खलीफा उमर के समय दक्षिण भारत कोंकण क्षेत्र पर, जहां चालुक्य विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने हरा दिया। उसके बाद देखिएगा, फिर अरबों के आक्रमण की जानकारी किसके किसके माध्यम से हुई, तो चचनामा, किताब फुतू अल बलदान, तारीख सिंध, कलीला दिमना, ये प्रमुख किताबें हैं। जैसा कि पहले बताया, चचनामा का राइटर अज्ञात है। बाकी ये बलदान किताब बिलादुरी की है, बलदान से याद करो, बिलादुरी बलदान। अब तारीख सिंध मोहम्मद मीर मोहम्मद मासूम अकबर के काल में। कलीला दिमना का पंचतंत्र नाम से फारसी में, अरबी में नहीं, फारसी अनुवाद नहीं, ठीक, अरबी अनुवाद सही है। और चचनामा का फारसी अनुवाद अबू बकर अल कूफी, नासिरुद्दीन कुबाचा के दरबारी थे, उसने किया। फिर अंग्रेजी अनुवाद इसका यूएम दाऊद पोटा ने किया। फिर बस बाकी आप यहां समझ ही गए। हर्षवर्धन शूद्र वंश का था, बौद्ध मतानुयायी। साहसी राय साहसी द्वितीय, इसी के मंत्री चच ने मारा। और इसके 2 पुत्र हुए, दाहिर राजा बना। इसी के समय अरबों का अटैक हुआ। और बाकी ये लड़ाई आपने देख लिया, है ना। शासक दाहिर था, पत्नी रानी बाई। खलीफा वाजिद की आज्ञा से बगदाद के गवर्नर अल हज्जाज ने अटैक कराया। पहले उबैदुल्ला और वर्दुले हार गए। फिर अंत में मोहम्मद बिन कासिम आया, इलोर पर अधिकार किया, रावर के युद्ध को जीतकर, जो 20 जून 1712 में हुआ था। इसे भारत के मोका सरदार जो जाट था और बौद्धों ने इसकी मदद की, उसी पे जीता। इसके साथ साथ मांजनिक हथियार, जिसे मेगोनेल्स या पत्थर फेंकने वाली मशीन कहते हैं, इसके अलावा नाफ्ता का प्रयोग किया, जिसे जीत गया। उसके बाद इसकी विधवा रानी बाई ने युद्ध किया और अपने आप को घिरता देख उन्होंने जौहर कर लिया। साथ ही साथ उसके बाद मोहम्मद कासिम ने ब्राह्मणाबाद पर अटैक किया, जहां दाहिर का पुत्र जयसिंह लड़ा। उसके बाद दाहिर की दूसरी पत्नी लाडी ने भी युद्ध किया, हार गई। फिर अंततः उन्होंने भी जौहर किया। उसके बाद उसकी पुत्री सूर्या परमल को गिरफ्तार करके वहां पे किया। फिलहाल यही पूरी कहानी है। इसके बाद मुल्तान पर भी मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। अत्यधिक धन पाया, इसलिए इसका नाम स्वर्ण नगर हो गया। फिर इसके बाद इसकी हत्या हो गई, मार दिया गया, कहानी बताया। इसके बाद याजिद या जुनैद बनता, फिर हबीब बनता। इस तरह से पूरी कहानी में, ठीक है, पूरी कहानी मैंने शेयर कर दी आपसे। क्लियर हो गया? तो आज यहीं तक, सभी एंजॉय करिए। भारतीय स्वतंत्रता दिवस की कल चांस मिलेगा तो क्लास जरूर लूंगा, पूरी संभावना है क्लास लेने की। आप सभी रेडी रहिएगा। कहीं अगर कहीं व्यस्त नहीं हुआ तो पक्का क्लास होगी, व्यस्त हो गया तो कोई बात नहीं। वैसे पूरी उम्मीद है 99% क्लास जरूर। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। समझ में आया कि नहीं आया? सभी बताएंगे समझ में आया या नहीं, कमेंट्स प्लीज। ये पूरा क्लियर हो गया? सारा फैक्ट पहले से ही आप लोग जानते थे या अभी जाने? हाँ भाई, सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि ये सारे फैक्ट आपको पहले से पता थे या कुछ नए प्राप्त हुए। चलो।
शशि राय ने लिखा आज जाने। बहुत बढ़िया। प्रयास ऐसा ही रहता, कुछ विशिष्ट दूं, स्पेशल दूं, जो कभी आप डिफीट न हो। अगर इस लेवल पर आगे पूछा जाए तो आप डिफीट न हो। जल्दी जल्दी पढ़ना है, स्पीड भी आपको बढ़ाना है, ठीक। चलिए अब आज पता हो गया ना ऐसी चीजें। अभी अरबी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बेसिक चीजें अभी इसकी हैं। कौन कौन से किताब आई, कहाँ ट्रांसलेट हुआ, कैसे कैसे कल्चरल क्या विकास हुआ, तो अभी आगे भी पढ़ाना। चलो थैंक यू, गुड नाइट। और ग्रुप में जोड़िए लोगों को, ठीक है, और भी मित्रों में, क्योंकि माउथ टू माउथ जो जानकारी होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो आप सभी लोगों को सूचित करिए, क्योंकि पढ़ तो बहुत से जगह बच्चे रहे हैं, लेकिन उनका लेवल उतना बेटर नहीं हो पाएगा, इतना चुनिंदा नहीं पढ़ पाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। इसलिए आप लोग अपने मित्रों में भी इस बात को शेयर किया करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, है ना। अभी तो मैं सेवा कर रहा हूँ, बहुत ही कम बच्चों में पढ़ा रहा हूँ। अभी ध्यान रखिए आप सभी लोग, बहुत ही कम बच्चों में सेवा दे रहा हूँ। जैसे जैसे आप लोगों का प्रयास बेटर होगा तो अधिक लोग जुड़ें, तो थोड़ा सा फिर हमें भी हमारी मेहनत का परिणाम मिले। तो आप सभी लोग भी माउथ पब्लिसिटी की तरफ ध्यान दें। उम्मीद है कि जरूर आप ऐसा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।